नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है संसद मार्ग। आज इस मार्ग पर वो योद्धा हैं जो भगवाधारी हैं। अब भगवाधारी कहते आप समझ रहे होंगे बीजेपी के हैं ना। जब वो कांग्रेस में भी थे तब भी वो भगवाधारी ही थे। भगवा कुर्ता पहनना उनका शौक रहा है, शायद उस रंग से बहुत मोहब्बत है और वो मोहब्बत उन्हें एक बार कांग्रेस से बीजेपी में भी लेकर के चली गई। और एक ख़ास बात है उनके लिए। बाकी कई लोग कहते हैं कि रंजन साहब अगली बार क्या होने वाला है चुनाव में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और मेरी नज़र उनकी तरफ होती है क्योंकि राजनीति में उन्हें कहा जाता है कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं। वो मौसम पहले ही भांप लेते हैं कि किधर ज़्यादा धूप होने वाली है, किधर बारिश, किधर बाढ़, किधर ओलावृष्टि होने वाली है, और उसके मुताबिक वो अपनी रणनीति बना लेते हैं। अब इतना कहने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि उनका नाम है धर्मवीर जी, यानी कि धर्मवीर सिंह, जो कि सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर जी। जी प्रणाम। तो ये भगवा से मोहब्बत है आपकी। मैं तो आपको जब भी देखा मैंने इसी रंग में देखा है। हमारा जो गांव है जहाँ हम पैदा हुए वो श्याम जी का भगत है, खाटू श्याम जी का जी। और ये रंग श्याम जी का है। हम तो जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, फिर पंचायत समिति का मैंने चेयरपर्सन का चुनाव लड़ा 83 में, तब भी लगभग इससे मिलते जुलते कपड़े या जूता ऐसा ही था। इससे किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं। नहीं। तो चूंकि आजकल है ना भगवाकरण है, बीजेपी, अब तो आप बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी यही पहनते थे, बीजेपी में भी यही पहनते हैं, तो मतलब ये नहीं, बीजेपी कांग्रेस या किसी पार्टी से इस रंग का कोई जुड़ाव नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत है। ये खाटू श्याम जी का रंग है, जिसको हमारा गांव शुरू से पूछता है। मैं भी उसी का बात को ध्यान में रख के और इसका कोई अर्थ निकाल। अभी आप जिस पार्टी में उससे ये कलर मैच होता है, तो भविष्य में भी मान के चलें कि ये कलर मैच ही होता रहेगा पार्टी से, या आजकल तो इंडिया भी है ना, हिंदुस्तान तो है ही, इंडिया पुराना वाला भी एक नया इंडिया भी बन गया आजकल। अच्छी बात है, कम से कम जो भी इंडिया जो भी नाम दिया है, कम से कम दूसरी पार्टियों ने दिए तो सोचा कि भारतीयता ज़रूरी है, हर वक्त इस प्रकार के नाम नहीं चलेंगे। लेकिन मैं 2014 में आया था भारतीय जनता पार्टी में, और मैंने लगभग 9 साल से ज़्यादा का समय हो गया पार्लियामेंट में। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, देश हित के बारे में राष्ट्रीय सोच ज़्यादा है। इसलिए आप यूं को सोचें कि मैं इस सोच से अलग हटूँगा, अब तो सारा देश इस सोच में आएगा, तभी हमारा देश 2047 तक। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं तो विकसित देश बाकी लोग इधर उधर देखते हैं कि भविष्य में क्या होगा। मैं तो भिवानी महेंद्रगढ़ की तरफ, धर्मवीर जी की तरफ देखता रहता हूँ कि इधर मौसम वैज्ञानिक का क्या मूवमेंट है। मेरी एक मजबूरी थी, जब मैं 91 में लोकदल छोड़ के आया तो उस वक्त नेताओं से कुछ नहीं बनी। 24 साल कांग्रेस में रहा। वो एक अलग बात है कि कांग्रेस ने मेरे को एक जगह की बजाय 1, 2, 3 बदल दिया, मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा जिस पार्टी में हैं। अब मेरे को आप इस नज़र से क्यों देख रहे हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? ना, मैं किसी नज़र से नहीं, मैं तो आपको मौसम वैज्ञानिक के तौर पे देख रहा हूँ। ऐसा है, मैं अब 68 साल का हो जाऊंगा 25 नवंबर को, और धीरे धीरे आदमी अपने जीवन में सीखता है कुछ न कुछ। अब हमारी सोच केवल राष्ट्रीय सोच है कि राष्ट्र मजबूत कैसे हो, बाकी चीज़ आती जाती रहती है। ये आपकी पार्टी जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गई, सिंगल लार्जेस्ट हो गई लोकसभा में, है ना, संसद मार्ग में। सिंगल लार्जेस्ट नहीं हुई, सिंगल मेजोरिटी की 2014 में भी, वही 2019 में भी हम सिंगल 300 पार थी, और थम्पिंग मेजॉरिटी। थम्पिंग। और हमने केवल इसलिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, पार्टी की एक सोच है कि हम सबको मिला लें, बेशक वो हमारी पार्टी के निशान तो आजकल मतलब उधर इंडिया हो रहा था बेंगलुरु में, और दिल्ली में एनडीए का कुनबा बढ़ रहा था।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो विश्वास करती मतलब है, हरियाणा में वो दो कल्चरल लोगों तौर को, पर दुष्यंत और अजय सिंह को यानी जेजेपी को भी था कि निमंत्रण चला गया था। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम अच्छी प्रकार से पहले से भी ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी या उसका तो कोई फिर सर्वदल ये कुनबा इतना बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखो, हरियाणा में तो आप कहते हैं कि जेजेपी की जरूरत नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। नहीं। दिल्ली में आप कहते हैं ना जेजेपी की भी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का अगर संस्कार देखोगे तो वो सामूहिक परिवार में विश्वास रखने वाली पार्टी है। सामूहिक परिवार हमारे पुराने भारतीय संस्कार हैं ना, उन्हीं को मानती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये पुराना संस्कार ही है कि जो भी आए वो हमारा है। 142 करोड़ का देश हमारा देश है। मतलब ये 8-9 साल में आप बीजेपी का बहुत हाँ, मैंने सीखा है, मैंने बहुत मतलब जो 24 साल में कांग्रेस में नहीं सीख पाए कांग्रेस के वहाँ बारे अलग से में, चीजें थी। हाँ मतलब 24 साल में कांग्रेस के बारे में जो नहीं सीख पाए वो 9 साल में यहाँ बीजेपी में आप सीख गए नहीं, लगता है। बीजेपी की सोच अलग है और कांग्रेस की सोच अलग है। वैसे तो सारी पार्टियों की सोच ही देश हित में होती है। किसी का रास्ता लेफ्ट का है, किसी का राइट का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो मैंने देखा है, ये पुराना जो संस्कार है हमारा हिंदुस्तान का, भारत का, वो संस्कार ज़्यादा कहीं ना कहीं छलकते हैं। आप कभी देखोगे तो किसी भी प्रोग्राम के लिए ये कई बार ये चर्चा चलती है कि धर्मवीर जी अब दिल्ली से बहुत ऊब गए हैं, दिल्ली का मौसम उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं चंडीगढ़ में सुखना लेक के आसपास का मौसम बड़ा अच्छा है, तो अब चंडीगढ़ ही चलें। ऐसा मैंने बहुत साल तक प्रदेश की राजनीति की है। उससे पहले मैं एक ग्रामीण क्षेत्र की है, पंचायत समिति की। पिछले 9-9.25 साल से मैंने देश की राजनीति को समझा है कि सबसे ज़रूरी है एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं वापस क्यों जाऊंगा। ये पता नहीं कोई चैनल वाले या मीडिया वाले क्यों ऐसी बात करते हैं। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ, केवल और केवल लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मतलब चंडीगढ़ जाने का नहीं, कोई इरादा नहीं है। 1% भी क्योंकि बहुत चर्चा चलती रहती है। मैंने कहा आप सामने हैं तो आपसे ही पूछ नहीं, लेता हूँ, 1% सोशल मीडिया पे, इस पे उस पे। चलो, आजकल पता नहीं सोशल मीडिया कितने इनके कितने नाम है, हजारों आगे पता ही नहीं, कोई कुछ भी लिख देता है। अब उनका लेकिन आप लोकसभा, बिल्कुल मैं लोकसभा लड़ना चाहता हूँ। आप चंडीगढ़ नहीं जाना चाहते, विधानसभा नहीं जाना चाहते हैं। हमने आके देखा कि देश हित में काम करना चाहिए। प्रदेश का भी डेवलपमेंट हो, शहर का भी हो, गांव का भी हो। यहाँ आके हमने देखा है कि अब ये जो उम्र का पड़ाव है, अब हमारी सोच केवल राष्ट्र के प्रति हो। ये गठबंधन को लेकर के आपका क्या विचार है? हरियाणा में जो पार्टी ऊपर से करती है उस गठबंधन से हमें तो कोई नुकसान नहीं है। मतलब मेरा बताता हूँ कि वो तो लोक दल से देखा, अभी एनडीए की बैठक हुई, उसमें जेजेपी को और सभी लोगों को बुलाया गया। उसके पहले एक तूफानी दौर चला है ना, मतलब वार पलटवार, इधर से उधर से, ये सबसे प्रभारी भी मिलते रहे और बीजेपी के अधिकांश लोग ये कहते रहे कि गठबंधन तोड़ दो। मुझे उन अधिकांश का नहीं पता, मुझे मेरा पता है। मैं क्योंकि पैदा हुआ हूँ चौधरी देवीलाल की फौज से, विचारधारा से। वो भी आज के दिन हमारे पार्टनर हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी हाईकमांड जो फैसला लेती है वो कुछ न कुछ सोच की लेती होगी। मतलब आपको लगता है कि गठबंधन चलते रहना चाहिए? जो पार्टी ने फैसला किया है मैं उसके बिल्कुल हक में हूँ। जो पार्टी फैसला करेगी वो कहने नहीं, आप वो तो ठीक है ना, पार्टी लाइन को व्यक्तिगत विचार, पार्टी लाइन को तो मानना है। व्यक्तिगत, मैं व्यक्तिगत की नहीं, मैं तो विचारधारा की अगर कोई पूछेगा तो मैं तो बीच में कांग्रेस में आया था। सच्चाई है कि हम तो देवलाल की खेती के पैदा के उड़े। तो मतलब आप तो फिर जैसा मौसम हो वैसा आप, मौसम जब की बात देवीलाल नहीं का है। होगा तो देवीलाल आप कह देंगे, मेरी- कांग्रेस का आएगा तो कह देंगे मैं तो 24 साल कांग्रेस में था। 36-37 साल से मैं विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। कभी मेरे मुंह से चौधरी देवीलाल या उसके परिवार के प्रति कोई भी गलत शब्द नहीं सुना होगा। ये कोई आज की बात नहीं है। हाँ, मतलब जैसा माहौल रहेगा, माहौल नहीं है। आप देवीलाल भी कह देंगे कांग्रेस में रहे 24 साल, कांग्रेस भी कह देंगे हुड्डा साहब से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात ऐसा रहे है, आपके। मेरे क्षेत्र में जाके मेरे कोई भी वीडियो निकाल के देखो। मेरी आदत नहीं है। मैं अपनी पार्टी की बात कहूँगा, दूसरा कोई कहलाए कि तू बंसीलाल के बारे में ये कह दे, हुड्डा साहब के बारे में ये कह दे, चौधरी देवीलाल के बारे में ये कह दे। मेरी एक आदत है, जहाँ मैंने जिस थाली में रोटी खा ली, मेरे मुंह से अब शब्द नहीं निकल सकते।
मेरी आदत नहीं है ये बहुत चर्चा रहती है कि आप तो बहुत काम करवाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी में, राज्य सरकार, आपका काम हो नहीं पाता है। कई बार आप भी गुस्से में आए, ऐसा कई है। बार आपने भी कुछ हाँ, 2014 के दिया। बाद मैं आज भी कहता हूँ 2015-16 में हमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनने के बाद हमारी आदत थी विधानसभा के अंदर काम करने वाली, और जब वो काम स्टेट का काम जो स्टेट अपने हिसाब से करती थी, जब हमें वहाँ कहीं ना कहीं अड़चन आई तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि जी हम ये चाहते हैं, तो उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया, देखिए आप लोकसभा के सांसद हैं, आप लोकसभा के हिसाब से अपने काम, देश की राजनीति है, बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो बात करिए, ये स्टेट हमारा है, हमने स्टेट के काम करने हैं, इसमें ज़्यादा इंटरवीन मत करना। तो मैं समझ गया कि ठीक है, हम अपने दायरे में रहेंगे। तो मतलब उसके मतलब मुख्यमंत्री जी ने समझा दिया, आप समझ लिए। जब देखो, मैं पहली बार लोकसभा में आया था, लोकसभा की क्या ड्यूटी है, लोकसभा के जो अपने बजटरी काम है, रेल का है, सड़क का है, हवाई जहाज का है, डिफेंस का है, बड़े बड़े हेल्थ का है, एजुकेशन है, हमने वहाँ फोकस करना है दिल्ली में बैठ के। स्टेट को अपना हम हिस्सा देते हैं, ज़्यादा स्टेट को पैसा कैसे मिलेगी, हमारी ड्यूटी है, पार्लियामेंट के मार्फत हम पैसा दिलवाएं। ठीक है, तो उस पर भी पूछ लेंगे। हाँ, हाँ। कि भिवानी महेंद्रगढ़ में दिल्ली के हिसाब से आपने क्या किया। फिलहाल एक सुरेंद्र कौशिक हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, INLD के सिपाही हैं, जरा वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, हाँ, सुनिए। पूछो पूछो। चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने जो इलाके की बात थी वो रखी है, परंतु सरकार ने कभी उनकी सुनाई नहीं करी, और जहाँ सुनाई ना हो वहाँ रहना भी नहीं चाहिए। चौधरी धर्मवीर सिंह पहले ऐसे सीनियर लीडर रहे हैं, जो कहते थे वो करते थे। इस सरकार में जो कहते हैं वो होता नहीं है। भाई महेंद्रगढ़ के हालात बहुत ख़राब है, और महेंद्रगढ़ के लिए आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। ये मेरा चौधरी धर्मवीर सिंह जी को सुझाव है। बड़े नेता हैं, तो बीजेपी की सरकार है, आगे आने वाली सरकार तो बीजेपी की नहीं है, पर जितना समय है उसमें महेंद्रगढ़ का सुधार करना चाहिए। महेंद्रगढ़ शहर की जो दुर्दशा है, महेंद्रगढ़ के रोडों की जो दुर्दशा है, आप उस पर काम करिएगा। आप सीनियर नेता हैं, भाजपा में आप कद्दावर नेता हैं, तो आप महेंद्रगढ़ की भी सुध लीजिएगा। कह रहे हैं कि धर्मवीर जी जो कहते हैं बीजेपी वाली सरकार सुनती नहीं है, तो वो तो देखो, बड़े स्वाभिमानी आदमी हैं, उनको छोड़ करके हट जाना चाहिए। देखो ऐसा है, ये भी समझदार लोकदल के प्रधान हैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के, हमारे पुराने साथी भी हैं जी। अच्छी बात है कि हम सब मिलके अपने प्रदेश का, देश का विकास करें, ये एक अच्छी सोच है। जहाँ तक राष्ट्रीय सोच की बात है, केंद्र का जो काम है, पहले हमारे हालात क्या थे, आज अगर हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे जो केंद्र ने बनाया 152D, महेंद्रगढ़ से आप अगर बैठोगे तो आप 3.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। हाँ, लेकिन पहले महेंद्रगढ़ से सही सलामत बाहर निकलेगा तब तो। पहले सुनो, महेंद्रगढ़ पहले गए होंगे 7 तो देखे घंटे लगते थे जी। नंबर 2, हमारा IMT हो, नांगल चौधरी हो, हमारा मेडिकल कॉलेज नारनौल हेडक्वार्टर पर हो, रेलवे का मामला हो, जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। जहाँ तक प्रदेश सरकार की सड़कों की बात है, मैं आपकी बात से, इनकी बात से सहमत हूँ। हमारा 148B जो कहीं ना कहीं कोटपुतली से चल के नारनौल महेंद्रगढ़ भिवानी दादरी होके पंजाब में जाता है, ये पहले नेशनल हाईवे था, लेकिन प्रदेश की सरकार ने पिछली योजना में ही इसका लगभग 55 किलोमीटर का बीच का रोड, जिस महेंद्रगढ़ का आप जिक्र करते हो, वो स्टेट ने अपना नंबर ले लिया। उससे मैं भी सहमत नहीं था। अब उसको कि वो स्टेट डेवलप कर रही है, और स्टेट के बीच में हम ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी बात कहते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि स्टेट की सड़कें, स्टेट का काम आप करिए। पीने का पानी के लिए भारत सरकार हर घर में नल और नल में जल देती है। आप महेंद्रगढ़ के सभी नहरों में जाके पता करोगे, 10 साल पहले हमें कितना पानी मिलता था, आज कितना मिलता है। इस 10 साल में हमने कितनी नहरों को दोबारा से रिमॉडलिंग कराया है, पंप हाउस को ठीक कराया है, कहाँ कहाँ पहले पानी नहीं था, अब इतना ज़्यादा कैसे आ गया। अब सारे काम देखो यार। लेकिन एक चीज़ तो ये देखिए कि ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एक अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, आप MP हैं, लेकिन जो लोग आपको चुना है, आप तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये बाउंड्रीज अगर खींच दिया आपने कि भाई ये तो वो करेगा, ये वो, ठीक है, सबकी अलग अलग जवाबदेही है, जिम्मेदारी है,
सबका डिडक्शन अलग है, लेकिन धर्मवीर सिंह से उम्मीद तो की जा सकती है ना कि महेंद्रगढ़ की सड़कों की आवाज उठाएं, उस पर चिट्ठी लिखें, और आप कह रहे हैं कि लिखते हैं तो कोई सुनता नहीं है आपकी बात। देखिए ऐसा है, हमारे को जो वोट दिया है पार्लियामेंट में वो नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार बनाने के लिए, आने वाले समय में ये देश विकसित श्रेणी में कैसे आए, मोदी जी को मजबूत हम कैसे कर सकते हैं, ये वोट वहाँ का है। स्टेट का असेंबली का वोट है कि स्टेट में सरकार कैसे चलेगी। गांव के सरपंच का वोट सरपंच को इसलिए मिलता है तो गांव का विकास करेगा। हमारी जो, हम बीच की कड़ी नहीं है, हम पार्लियामेंट में हैं। हमारा मकसद है सारा हिंदुस्तान एक रहे, सारा हिंदुस्तान, और जहां प्रदेश को पैसे की जरूरत है हम उस पैसे, उस प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने प्रदेश को, अपने इलाके को पैसा दिलवाएं। हमारी यही ड्यूटी है। मतलब महेंद्रगढ़ में अगर सड़कें खराब है तो उसके लिए महेंद्रगढ़ के लोगों को रामविलास शर्मा से बात करनी चाहिए। देखो ऐसा है, एक हमने ये संविधान में व्यवस्था ऐसी है, आप अगर देखोगे तो प्रदेश, संवैधानिक तौर पर प्रदेश के पास क्या पावर हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास क्या पावर हैं, ये संवैधानिक अमेंडमेंट हो लिया, और केंद्र की क्या पावर हैं, उन पावरों को हम दूसरे के बीच में नहीं पड़ना चाहते। अपनी ड्यूटी अपनी निभाएंगे, अपना काम करेंगे। मतलब जो टूटी हुई है वो प्रदेश वाले जाने, अगर गांव की जो बन गई नहीं, ठीक है, मतलब महेंद्रगढ़ नहीं, टोटल प्रदेश में ये काम प्रदेश की सरकार का है। हम अपनी केवल टेलीफोन नहीं करते, चिट्ठी भी बार बार लिख देते हैं, भाई ये सड़क की हालत खराब है, मुझे हमें नहीं पता। हुआ क्या, कुछ हुआ, आता है कोई जवाब? ये सही बात है कि पिछले 2-3 साल से कोविड के बाद ऐसा समय गुजरा जब प्रदेश की सड़कों को अब जाके समय आया है, दोबारा टेंडर हुए हैं, और उम्मीद करता हूं कि लोग तो आ जाएंगे लोकसभा, मैं मानता हूं कि जाएगा। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव तक जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने अब तेजी करी है, मुझे लगता है ये सड़कें सारी ठीक हो जानी चाहिए। क्योंकि मैं जब आपका इंटरव्यू करने आ रहा था तो 9 के 9 हल्के, है ना, ये सब अब महेंद्रगढ़ में रोडवेज का डिपो, सब डिपो बन के तैयार है, आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। बार एसोसिएशन एडीजे कोर्ट स्थापित करने की मांग, है ना, महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय स्थापित करवाने की मुख्य मांग, तो ये सब आपके जुडिक्शन में नहीं आता है? ना, बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसके लिए किससे बात करनी होगी? शुरू से ही महेंद्रगढ़ जिले का नाम है महेंद्रगढ़ एट नारनौल, सारे ऑफिस नारनौल में है। क्या ये हमारी सरकार बनने के बाद ये हमारे से ही पूछोगे? लेकिन ये सब, एक मिनट, उस क्या जो एडीजे कोर्ट है वो सारी बीमारी आप कहोगे कि नहीं अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी? ये तो हरियाणा जब बना तब से महेंद्रगढ़ जिला था, तब से। ठीक बात है कि वहाँ के लोगों की जायज़ डिमांड है कि एक कोर्ट यहाँ बने, और उसके लिए प्रदेश की सरकार ने हाई कोर्ट को भी लिख रखा है कि ये बने, ऐसी बात नहीं है। ये जो चीज़ें आप बता रहे हो, बस सब डिपो की, ये बस स्टैंड बना हुआ है, सब डिपो बना हुआ है, क्या केवल तभी ऑपरेट होगा जब उसका उद्घाटन होगा? अरे किसी का पत्थर लगाने से ही काम चल जाता है क्या कि उद्घाटन करवा दिया? उद्घाटन से पहले भी तो वर्क काम चल रहा है। मेरे समझ ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि उसका उद्घाटन कराओ पहले। अब आप कहते हैं ना भिवानी से लोहारू रेल लाइन, आप एमपी की बात कर रहे हैं, नहीं तो उसकी मांग है, हर चुनाव में ये उठता है और चुनाव के बाद वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ 2200 से ज़्यादा सर्वे हो चुके हैं देश में रेलवे लाइन की, और उन 2200 में से ये भी एक रेलवे लाइन है जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, फिजिबिलिटी नहीं आई, और कोई ये कह दे कि मंजूर है, तो मैं उन गलत बातों में नहीं जाना। तो ये लोहारू, भिवानी से लोहारू रेल लाइन जो लोगों की मांग है, ये मान लेना चाहिए कि नहीं बनेगा? जायज है, लेकिन नहीं होगा, नॉट फिजिबल है। हाँ, ये चुनाव में कोई मुद्दा ना उठाए। नहीं, बेशक उठाओ, मैं अपना स्पष्ट कहता हूँ कि हमने 2200 से ज्यादा सर्वे हैं, उनमें इसका नॉट फिजिबल आ रहा है। ठीक है, दादरी की सीमेंट फैक्ट्री जो वर्षों से बंद पड़ी है, ये आपके जुडिक्शन में है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है, हमारे जुडिक्शन में तो नहीं। इसके अंदर 2 अड़चने हैं। मेरी सोच थी कि या तो मारुति का कोई प्लांट लगे, या कोई प्रदेश की सरकार इस ज़मीन को मोल लेके रेजिडेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी कई ऑफिस बना दे, लेकिन एक लीगली हिच आ गई। वहाँ जो लोग पहले से बैठे हैं उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में वकील कर रखा है, जो अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा है। जब तक वो स्टे वेकेट नहीं होता, हमने भारत सरकार के हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से भी लिखा है कि ये ज़मीन प्रदेश को दे दो ताकि प्रदेश वहाँ को डेवलपमेंट कर ले। एक भिवानी में जब आप कांग्रेस में थे 10 साल पहले, एक मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हुई थी, 240 करोड़ की राशि भी पास हुई थी, कुछ हुआ क्या उसमें? हाँ, मेडिकल कॉलेज का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है,
और मुझे लगता है इसी साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और एक और है कि भिवानी में कोई इंडस्ट्री नहीं है। सही बात है, ये सही सर बात। लाएगा कौन? आप भी सही बात कहते हैं, नहीं, कांग्रेस वाले भी सही बात आज से कहते हैं। देखो मैं बताऊंगा आपको, कभी ये कपास की बेल्ट होती थी आज़ादी से पहले, टीआईटी और बीटीएम 2 मिल थे बिरला जी के, एक गवार गम की फैक्ट्री थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कटा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कोई रॉ मटेरियल वहाँ मिले या बेचने के लिए कहीं हो। अब कनेक्टिविटी हमें फर्स्ट मिली है रेलवे की, सड़कों की, ऐसी कनेक्टिविटी पहले नहीं थी। अब उम्मीद करते हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल हाउस आएगा वो दिल्ली के अड़ोस पड़ोस में महंगी ज़मीन है, हमें उम्मीद है कि कनेक्टिविटी अच्छे होने की वजह से इस प्रकार की कोई न कोई इंडस्ट्री ज़रूर आएगी। अभी तक किसी भी इंडस्ट्रियल हाउस ने ये अप्रोच नहीं किया है कि हम यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। आप जो दिल्ली के आसपास के इलाके की बात करते हैं, तो एक श्रुति चौधरी हैं जो एक एमपी रही हैं वहाँ से, वो कहती हैं कि जब मैं एमपी थी तो भिवानी को दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में हमने शामिल करा दिया था। सही बात है। हमारे बाद वाले जो एमपी आए उस सबको तहस नहस कर दिया। मैंने बिल्कुल इस बात का कहूँ, हम एनसीआर में नहीं रहना चाहते, नहीं रहना चाहते, नहीं रहना चाहते, और मेरा इलाका भी यही चाहता है। एनसीआर का मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, हमें एनसीआर बोर्ड से कोई अलग से पैसा नहीं मिलता, कोई नेशनल हाईवे बने हैं तो भी वो केंद्रीय सरकार ने बनाए हैं, हमें जो पैसा मिलता है तो वो केवल योजनाओं से मिलता है। मैं और नहीं मेरा सारी लोकसभा क्षेत्र, चाहे वो नारनौल हो, दादरी हो, भिवानी हो, एनसीआर में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। और उसका कारण है कोई भी एनसीआर में हमें परमिशन नहीं मिलती। कोई इंडस्ट्रियल हाउस आएगा तो उसको कहते हैं कि कोई भी कनेक्शन बिजली की बजाय आप गैस से लोगे, आपको एनओसी नहीं मिलेगी, बगैर बात की डंडा। अब मुझे बताओ, शिवानी, नारनौल, नांगल चौधरी, वहाँ आप भट्ठा नहीं लगा सकते, वहाँ भट्ठा नहीं लगा सकते। वो कहते हैं कि नहीं तुम एनसीआर में हो। अब सारा शिवानी का धुआं दिल्ली में आएगा और हाँसी का नहीं आएगा। अरे हमें क्यों मार रहे हो? मैं इसका हक में नहीं हूँ, मैं क्लियर कट कहता हूँ, बिल्कुल मैं और नहीं मेरा सारा इलाका, किसी गांव से पूछ लो। श्रुति चौधरी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, जरा देखिए। धर्मवीर जी तो ज़मीन पे दिखते ही नहीं है, काम तो बहुत दूर की बात है। तो अब किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेंगे, क्या जवाब लोगों को देंगे जब जवाब पूछेंगे उनसे, जब रिकॉर्ड लोग मांगेंगे, तो जवाब तो उनके पास कोई है नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई ओपोनेंट किसी को चुनौती नहीं देता, लोग जिताते हैं या हराते हैं। बिल्कुल शून्य, कोई काम नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से जब मैं एमपी थी और जो काम उस वक्त हुआ, वो काम की भी देख रेख नहीं हुई है। आज के दिन आप देखिए, ये मैं खुद नहीं कह रही, ये आप ये मत समझिएगा कि मैं ऑपोजिशन पार्टी के नाते ये बात कह रही हूँ, मैं लोगों की बात उठा रही हूँ, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है कि आज के दिन वो पूरा की पूरा काम के ऊपर पानी फेर दिया गया है। तो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आज लोग परेशान हैं। खुद की जो स्थिति है वो बयान करती है कि कार्यकाल क्या रहा है। ये श्रुति चौधरी हैं। मैंने सुना है इनकी बातों को, अभी सुना है, आपने सुनवाया है जी। देखिए, जब हम कभी भी रोहतक से भिवानी जाते तो शाम जाते, हम गलती से आंसी से जाते भिवानी के लिए, हम दादरी जाते झज्जर से, हम रेवाड़ी से जाते नारनौल में। हमारी सड़क तो ऐसी थी जैसे हमें ये लगता था कि हम दूसरे देश में आ गए। मेरी बताने की ज़रूरत नहीं है, आज पूछ के देखिए अब क्या हो गया, तब क्या था, अब क्या हो गया। मात्र एक सड़क ठीक हुई थी, एक, वो तब हुड्डा जी की सरकार थी, आज खट्टर साहब की सरकार है, मुख्यमंत्री है। मैं क्या करता हूँ, मैं तो वह बात बताई है जो भिवानी के बारे में पूछा गया है। एक तो शाम से भिवानी रोड बना था, उस पर भी टोल लगा दिया था, वो टोल की सड़क थी टूटी हुई। आज आप हालात देखोगे पहले में आज में क्या फ़र्क है। अगर अब ये लगता है इनको कि इनका अच्छा था, तो जब चुनाव आएंगे 8 महीने के बाद, लोग अपने आप बताएंगे हमने किसको वोट देना है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, वो जनता का फैसला है। जनता का फैसला पिछली भी 2 लोकसभा चुनाव में आया है,
अब भी आएगा। पिछला जब लोकसभा का चुनाव होया तो किसी के कहने से मेरे को कुछ गांवों में काले झंडे दिखाए कि हम तो ये 18 गांव थे 100 बाउंड्री नहीं बनाने देंगे। मैंने कहा भाई तुम्हारा धन्यवाद, मैं 100 बाउंड्री बनवाऊंगा, 9,000 करोड़ रुपए मैं वापस नहीं जाने देता। किसी के कहने से उन्होंने काले झंडे दिखाए होंगे और आप हैरान रह जाओगे, मैं उन गाँव में वोट मांगने नहीं गया। और जब मैं धन्यवाद करने गया तो मैंने कहा भाई ऐसे क्या बात थी, मैं वोट भी नहीं मांगने यार, तुमने मेरे को हर गांव में पहले से ज़्यादा जिता रखा है। बोला यार कुछ आदमियों के कहने से हमने विरोध किया था, इसका तो हमें बड़ा फ़ायदा है। अरे चाहे वो नहरों की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की हो, हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, मैं नहीं मान के चलता। चलो अच्छी बात है, हमारी बेटी भी चुनाव लड़ेगी, लड़ना चाहिए। वैसे तो उनकी पार्टी का क्या किसको लड़ाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन लोकसभा आपको पता तो सब रहता है। नहीं, लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, 7-8 महीने के बाद चुनाव आएगा तो पता लग जाएगा। ये किरण चौधरी या बंसीलाल परिवार से जो आपका आंकड़ा रहा है ना, आप तो खैर उसमें से भी रहे कि 3-3 पीढ़ियों को आपने अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से हराया भी है, तो इसको भी लेकर के बड़ी चर्चा थी कि तोशाम से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि आपने कह दिया कि आप नहीं मैं लोकसभा लड़ूंगा। हाँ, लेकिन अगर पार्टी कह दे कि नहीं आप विधानसभा लड़िए तब क्या करेंगे? नहीं मैंने बता दिया मैं केवल लोकसभा लड़ना चाहता हूँ। और अगर कहे कि नहीं विधानसभा लड़ जाइए तो बहुत हो गया यार। अब मैं केवल लोकसभा लड़ूंगा, कहेंगी तो कह दूंगा मैं अब आपकी सेवा वैसे करूंगा सामाजिक तौर पर। अच्छा, मैं फिर राजनीतिक चुनाव केवल पार्लियामेंट लड़ना चाहता हूँ। किरण चौधरी और परिवार यानी बंसीलाल परिवार से एकदम व्यक्तिगत क्या 36 का आंकड़ा है? नहीं मेरा कभी किसी से आंकड़ा नहीं रहता। देखिए आप किसी से पूछ लेना, चौधरी देवलाल का परिवार भी 2 जगह है। हुड्डा साहब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पार्टी के और भी लीडर हैं। चौधरी बंसीलाल जी ने भी प्रदेश में बहुत काम किया, हमें कभी ये नहीं कहता कि नहीं किया, अच्छा किया है। चुनाव एक अलग चीज़ है, मुझे कोई परहेज नहीं है। अब वो कभी चुनाव लड़ते थे तो एक दूसरे के खिलाफ, हम भी बचपन में कहो या जवानी में कहो तो चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन अब मैं इन चीज़ों को समझ चुका हूँ और मैं अब 36 का आंकड़ा किसी से नहीं रखना चाहता और ना रखना चाहिए। ये समय की भी पुकार है। तो ये मान के चलें कि आप तो शाम से विधानसभा चुनाव, तो मतलब किरण चौधरी आराम से रह सकती हैं, उनकी मर्जी। आप नहीं लड़ेंगे? मैंने बताया मैं केवल लोकसभा, और वो भी भिवानी महेंद्रगढ़ ही। हाँ, मैं दूसरे लोकसभा में क्यों जाऊंगा? अरे मेरा क्यों गेंद बनाना चाहते हो? मैं भिवानी महेंद्रगढ़ से ही लड़ना चाहूँ। अरे आप कभी सोना पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। चलो वो पार्टी ने जैसी जिम्मेवारी लगाई उसी से तो तंग होके फिर मैं आखिर में बीजेपी में आया था। अच्छा। कि मुझे एक जगह रहने दो। किरण चौधरी कहती हैं कि जो MP लैड फंड है उसका भी आपने ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, कहीं खर्च नहीं किया। पार्लियामेंट की सबकी कमेटी बनी हुई है। मेरा अपना अंदाजा मैं लगभग ज़्यादातर सांसदों में सबसे पहले मेरा पैसा खर्च होता है। ये मेरी बताने की, दूसरे बताने की जरूरत नहीं, RTI से निकलवा लें। पर जो भी है मेरा अपना अंदाजा में, मैं लगभग ज़्यादातर सांसदों से मेरा सबसे पहले पैसा खर्च होता है। तो मतलब ये ठीक है कि कोविड के टाइम पर 2 साल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो पैसा सबसे लिया था, मैं अकेला नहीं हूँ। उसके बाद क्योंकि हम भी हेल्थ के नाम से 1 साल का पहले अनाउंस कर बैठे थे, वो खर्च हो गया, इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि इस योजना में वो पैसा कम आया। तो वो प्रधानमंत्री जी ने कि इतनी बड़ी आपदा आई थी और वो मैंने नहीं, सभी ने दिया था। ये आप तो कांग्रेस में भी रहे, काफ़ी समय रहे, हुड्डा साहब के बड़े करीबी आप थे। ये आजकल भिवानी में वो विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम सुना ही होगा आपने? हाँ बिल्कुल सुना है ना, क्यों नहीं। गए हुए थे वहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, अभी पिछले दिन ऑर्गेनाइज किया था, उसकी बड़ी अहम भूमिका थी राव दान सिंह जी की। तो ये, और आपने SRK भी एक सुना होगा, SRK कांग्रेस में SRK ग्रुप बना है जानकारी? हाँ, मतलब शैलजा जी, S रणदीप जी, RK जी, किरण चौधरी, SRK ग्रुप इन कांग्रेस, है ना। वैसे तो शाहरुख खान के लिए नाम होता है लेकिन SRK है। तो ये कांग्रेस की क्या पॉलिटिक्स है वहाँ पर? देखो, भारतीय जनता पार्टी की तो हम बता सकते हैं, वो विपक्ष आप तो कांग्रेस के, आप तो मतलब नहीं, मुझे 9-10 साल हो गए कांग्रेस को छोटे। वो कांग्रेस ने, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से भी, विपक्ष को भी अलग अलग विचारधारा या अलग अलग नहीं बंटना चाहिए, इन्होंने एक की राजनीति करनी चाहिए।
और बुरी बात है अगर ये अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं तो वो अच्छा, मतलब आपको जानकारी नहीं है, मतलब आप इतने भोले हैं कि आज आपने कहा और आपको लगता है कि मैं सर हिला करके एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ धर्मवीर जी को तो पता नहीं है कि कांग्रेस में क्या हो रहा सभी होगा। को पता है, जितना औरों को पता है, मन नहीं पता है कि ये धड़ेबंदी अच्छी चीज नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। आपके लिए तो ठीक है ना फिर तो। अरे ऑपोजिशन जितना बढ़ जाए, कांग्रेस ही 5 हिस्से में बढ़ जाए, INLD 8 हिस्से में बढ़ जाए, तो धर्मवीर जी के लिए तो बीजेपी में फिर तो चकाचक रहेगा मसला। अगर आपका घर गांव में शहर में है और आपका परिवार यूनाइट है, लेकिन आपके सामने वाले आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हाँ, मतलब फिर दिल्ली जाने क्या का अच्छा रास्ता लगेगा? नहीं अच्छा मुझे तो क्या अच्छा लगेगा? वो टीवी पे अच्छा मेरा ना लगे। पड़ोसी लड़ने लग रहा है तो उससे माहौल खराब होता है, मैं ही नहीं। मेरा परिवार अगर मिलजुल के रहता है तो मेरी ये सोच होनी चाहिए कि पड़ोसी भी मिलजुल के रहे। श्रुति चौधरी कह रही हैं कि हर हालत में वही कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगी, कई बार वो कह चुकी हैं। एक दान सिंह जी का भी बीच बीच में नाम सुनता रहता हूँ। भिवानी में जो अभी प्रोग्राम हुआ विपक्ष आपके द्वार, तो उसमें पूरा ऑर्गेनाइज किया दान सिंह ने, तो आपको भी खबर होगी, आपके पुराने मित्र हैं दान सिंह। हाँ बिल्कुल है, हमारी किसी से कोई बिगाड़ नहीं है। पहली बात, किसी पार्टी वालों से हमने जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं तो मेरी समझ में हम एक दूसरे से बैठ के बात करते हैं। नंबर 2, किसने लड़ना है वो तो उनकी पार्टी का काम रहेगा ना, वो किसको लड़ाएंगे। तो आपके पास क्या चर्चा है, क्या खबर है? देखो, मैं तो अखबार में ही पढ़ा है कि क्या पढ़ा अखबार में? क्या पढ़ा आपने? ये पढ़ा कि अखबार में भी पढ़ता है आदमी तो बिटवीन द लाइंस पढ़ता है। बिल्कुल, इसमें पढ़ा कि किरण जी का बयान आया कि नहीं, मेरी बेटी श्रुति ही कांग्रेस से लड़ेगी। उसके दूसरा जो ग्रुप बना हुआ है उदय भान का, उनका ये बयान आया कि नहीं, पार्टी का एक तरीका है कि पहले नीचे से नाम भेजते हैं फिर पार्टी तय करती है। वो तो उनकी पार्टी कैसे तय करेगी, अब मेरे से थोड़ा पूछा जाएगा। नहीं, मतलब आपका आकलन, दान सिंह ठीक रहेंगे आपके लिए, आपके दिल्ली पहुंचने के लिए, या श्रुति चौधरी? ऐसा इस देश का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस है। एक तरफ मोदी जी को वोट मिलना है कि देश को मजबूत करना है, दूसरी तरफ जो भी आएगा अब वो निशान होगा। नाम मैं तो नहीं रखता, एक कमल का फूल है, दूसरी पार्टियों के अपने निशान है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे कब तक आप लोग चलते रहेंगे? 2014 नरेंद्र मोदी के नाम पे, 2019 नरेंद्र मोदी के नाम पे, 2024 में जो बीजेपी के MP है वो ये भी तो बताएं कि हमने ये किया, मोदी जी ने 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा रहे हैं, वो सब ठीक है, तो MP भी तो बताएं ना कि क्या किया। MPओं की मेजोरिटी थी तो ही तो देश के प्रधानमंत्री ने काम अरे तो किया सब तो जीत के काम आए, तो वही मोदी किया नाम होगा। मोदी नाम केवलम। अब जो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी की देश के लिए जो पॉलिसी प्रोग्राम है उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम दर दर की और बतौर MP आपने क्या और हमने वही कहना पड़ता है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में देश का काम किया। सारे देश की लोकसभा क्षेत्र में आज भी हम वही प्रचार करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपने मेजोरिटी दी, आपने वोट दिया तो हमने ये किया। तो मतलब आप अपने इलाके में एज एन MP के तौर पे क्या कर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। आप संविधान को पढ़ के देखिए, संविधान क्या कहता है। संविधान के हिसाब से देश की सरकार ऊपर से चलती है। इंडिविजुअल सांसद हो, इंडिविजुअल MLA हो, MLA है तो अपने प्रदेश हित में अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहेगा, केंद्र की सरकार है तो हम केंद्र के कानून बनाएंगे न कि प्रदेश के, और वही लागू होते हैं सारे देश में। और हमें इस बात की देश के आम आदमी को खुशी है कि नरेंद्र मोदी की तुलना में अगर कोई भूला भटका के और ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो इन हालात में देश के लिए अच्छा मतलब वोट मांगना है मोदी के नाम पे, आप कुछ काम करें या ना करें, देश के लिए मोदी जी ने 370 हटा दिया, चाहे महेंद्रगढ़ में सड़क टूटी रहे, चाहे भिवानी में जल जमाव रहे, देश दिल्ली में होना चाहिए, इसीलिए वोट मिलना चाहिए। ये प्रदेश का चुनाव नहीं, ये देश का चुनाव है। तो क्या हम राहुल गांधी के नाम से वोट मांगे? अरे यार, हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी है, बीजेपी वोट किसके नाम से मांगे? अपने नाम पे भी कभी कोई थोड़ा बहुत मांगा कीजिए। यही तो देश का सबसे बड़ी बीमारी थी कि अपनी डपली आगे बजाना। अपनी नहीं, पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और भगवान करे ये लंबे चले। एक और आपके मित्र हैं, दान सिंह नाम है, हाँ। वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
जहाँ तक सांसद की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी में जब से वो गए तब से उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं क्षेत्र को रही हैं, और आज मैं समझता हूं कि सेकंड टर्म के भी 4 साल जा लिए, 9 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 9 साल के अंदर जो बातें सोची थी उनमें से कोई भी कार्यान्वित नहीं हो पाई। और मैं समझता हूं कि जो अपेक्षाएं हमें थी वो सारी अपेक्षाएं निराशाओं में नज़र आती हैं। सबसे बड़ी बात, एक सांसद होने के नाते सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इलाके के विकास के लिए कुछ काम किया जाए। उनमें सबसे जो बुरी और दुर्दशा अगर किसी चीज़ की है हमारे क्षेत्र में तो वो सड़कों की है। आज आप भिवानी से लेकर के ना जब पहुँचेंगे नारनौल और नागर चौधरी तक, तो आपको दादरी से आगे नारनौल तक पहुँचने में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और एक गांव मेरे क्षेत्र का नांगल सिरोही, जिसका बाईपास भी पहले हमने लैंड एक्वायर करके ना इस 148B जो था, जिसको नेशनल हाईवे को डिनोटिफाई करके स्टेट हाईवे बना दिया। न तो बाईपास बना है, शहर के अंदर से निकलने में पूरे शहर के अंदर इतनी धूल रहती है उसमें कि आस पड़ोस के लोगों को देखना भी एक कोने से दूसरे कोने में दूभर नज़र आता है। और आम आदमी जब वहाँ से गुजरता है तो ये देखता है कि ये है तो है कैसे, ये हरियाणा का पार्ट है या नहीं। ये सुना आपने रावदान बिल्कुल सिंह सारा जी। सुना है। जी। देखिए ऐसा है, मेरी बताने की ज़रूरत नहीं। मैं जब नांगल चौधरी जाता हूँ तो मैं अपने घर से निकलता हूँ, मेरी लोकसभा के अंदर से मैं 152D से मेरी सारी लोकसभा में जाता हूँ, मैं 1.25 घंटा में नांगल चौधरी पहुँच जाता हूँ। पहले अगर मैं चाहता था तो मुझे 3.5 घंटे लगते थे, 3.5। और जिस सड़क का इन्होंने जिक्र किया है, ये हमने इनका टाइम पर स्टेट हाईवे था, हमने उसको NH बदलवाया था। और NH का काम भिवानी से मंदोला तक NH से करवा लिया हमने। उसके बाद मैंने पहले ही बताया था कि कुछ पोर्शन ऐसा था 55 किलोमीटर का जिन्होंने स्टेट हाईवे तब्दील करवा लिया। वो काम धीरे धीरे महेंद्रगढ़ तक थोड़ा बहुत छोड़ के आगे पीछे वो काम अब तो तेज़ी से चल रहा है। मुझे लगता है उनका टाइम दिसंबर तक है, लेकिन पहले की तुलना में पहले कितना टाइम लगता था मेरी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे पहले 3.5 घंटे लगते थे, आज मैं 1.25 घंटे में नांगल चौधरी जाता हूँ। केवल मैं नहीं जाता, ये जो बीच की सड़क का जिक्र कर रहा है, ये पहले हमने NH करवाया था, इनके टाइम पर स्टेट हाईवे था। अब वो दोबारा से स्टेट हाईवे क्यों होया, कैसे होया, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसका काम बीच में रुका मंदोला के बाद। अब मंदोला से वो काम हमने बहुत तेज़ी से करवा के बधवाने तक ले आए, और बधवाने के बाद भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। उम्मीद करता हूँ 31 दिसंबर तक सारा काम कंप्लीट हो जाए। ये आपके 9 हलके हैं। 9 हलकों में जब मैंने प्रॉपर रिसर्च किया तो ये सड़क की जो समस्या है ये बड़ी समस्या है। अब ये देखिए तोशाम से हिसार एवं तोशाम से हांसी रोड बहुत खराब है, सही बात है ना। ये मतलब अब आप भिवानी से लोहारू, क्या ये तो रेल लाइन की बात थी ना भिवानी से लोहारू हमारा नेशनल हाँ, हाईवे है। नहीं वो ठीक है, नहीं वो रेल लाइन। अब ये भी सड़क खराब है। महेंद्रगढ़ के अंदर अब आप कह रहे हैं कि वो तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है ना। गांव में आज भी कृषि के लिए नहरी पानी और पेयजल की समस्या है। मैं कहता हूँ पहले से सारी लोकसभा क्षेत्र में नहरों की रिमॉडलिंग, नहरों पर ज़्यादा पैसा खर्च किया है। कहीं सीसी के पाइप डाले हैं तो कहीं हमने RCC की नहरें बनाई हैं, पंप हाउसेज को ठीक किया है। कोशिश यही है कि सारी दक्षिणी हरियाणा में, मेरा कभी महेंद्रगढ़ नांगल चौधरी में कभी किसी को पानी नज़र नहीं आता था, जाके पूछिए, ऐसी बात नहीं। आप लोहारू क्षेत्र में भी जाके देखिए, अब बारडा क्षेत्र में जाइए, दादरी क्षेत्र में जाइए। अब तो चलो बारिश आ गई जिसकी वजह से ये कहते हैं तो हर जगह पानी पानी भरा, ये सही बात। आप सड़कों की बात करते हैं, हिसार से भया तोशाम सतनाली हाईवे बनाने पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। देख मैं बता देता हूँ आपको, सैद्धांतिक तौर पर माननीय गडकरी जी ने इनको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया था सैद्धांतिक तौर पर। अभी वो क्योंकि NH का नंबर नहीं मिला है, लेकिन अब वो हिसार से सतनाली से महेंद्रगढ़ से रिवाड़ी वाया कनीना, लगभग सतनाली से वहाँ का टेंडर भी हो चुका है, काम अलॉट हो गया, काम चल पड़ेगा। ये एक स्टेट ने HSRD को एक अलग से कंपनी बना रखी है, उसी कंपनी का सर्वे चल रहा है कि 10 मीटर का सारा रोड तो शाम से वहाँ तक बनेगा। और उसके बाद जब कभी भी हमारी फाइल अप्रूव हो जाएगी तो ये NH बन जाएगा। ठीक है,
ये लोहारू से एक है बड़ा, कई लोगों ने लिखा है कि बनारसी दास जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, कताई मिल की आधारशिला रखी थी लोहारू में। हर पार्टी चुनाव में वादा करती है लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं, हमारे एमपी साहब का भी कोई ध्यान नहीं। कताई मील, जी मुझे लगता है ये ऊन मील कही होगी किसी। हाँ, ऊन वही कताई ऊन। हाँ हाँ, असल उन दिनों में ऊन की के लिए बहुत भयंकर डिमांड होती थी। आज वो बात नहीं रही। देखो हमारी यह बेल्ट पहले कपास की होती थी, कभी अहमदाबाद में जाओगे, कभी भीलवाड़ा जाओगे तो सारी कपास बेल्ट थी हमारी। बड़े मिल होते थे BTM TIT। ये दूसरी जो कपड़े की वो हैं सिंथेटिक की दूसरे आगे। अब वो जो कपास से बनने वाली है वो कहीं ना कहीं है, सारे देश में ही ये ट्रेंड चेंज हो गया। चलिए, तोशाम, चरखी दादरी ये सब क्रेशर जोन है, अवैध खनन का ज़बरदस्त काम होता है, लेकिन हमारे कोई भी नेता MP MLA उस पर ध्यान नहीं देते और कितने हादसे होते हैं और क्या क्या नहीं होता उन सबको पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साठ गांठ पे ये सब होता है। हम भी बार बार लिखते हैं, ये सही बात है कि माइनिंग की जहाँ जहाँ भी अवैध होती है, क्योंकि हमारे डाकडम में भी पिछले दिनों 2 बार कैजुअल्टी हुई और दोनों बार के बारे में मैंने तो बड़ा स्पष्ट तौर पर उसकी इंक्वायरी भी करवाई, वो केस भी दर्ज करवाई। इसी प्रकार से बहुत पहले एक वहाँ हुई थी नांगल चौधरी के पास, 2016 की बात है, तो भी इंक्वायरी करवाई। माइनिंग सारे देश का एक ऐसा है कि कुछ एक लोग इस माइनिंग को पता नहीं क्या समझते हैं, सोने की खान मानते हैं। ये कहीं ना कहीं ये जो दूसरे किस्म के लोग हैं उनको पता नहीं कैसे भनक लगती है। और वो माइनिंग के, हालांकि अब तो जो लगे हुए हैं माइनिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी कमिश्नर। तो आपको लगता है सब नहीं, सही ढंग से काम हो रहा है? नहीं, देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन में है मिस्टर विरक, मुझे लगता है वो ईमानदार है। अब मैं कई जगह देखता हूँ बहुत से RT सेक्रेटरी बहुत ईमानदारी से भी काम करते हैं, परंतु फिर भी आप देखते हो कि सारे प्रदेश और प्रदेश नहीं सारे देश में ये लोग पता नहीं इस लाइन के ऊपर मरण मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सारे देश के लिए है तो दुर्भाग्य है कि माइनिंग, और जो उसी माइनिंग का रिजल्ट था कि आपने दिल्ली में देखा होगा, अभी पड़ोस में पानी भरा, देखा भी होगा ना। और मैं तो हैरान हूँ इन चीज़ों को देख के, बहुत ज़्यादा हैरान। आपने भी देखा होगा 78 से अब तक 8 लाख 9 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी ताजेवाड़ा हेड से कहो या हथनी कुंड बैराज से आया। मात्र 3.5 लाख क्यूसेक में दिल्ली डूब गई, 8 और 9 लाख में नहीं डूबी। यहाँ हमने केवल वोट की राजनीति के लिए कि हमें वोट कैसे मिले, झुग्गी झोपड़ी एनक्रोचमेंट इतनी करवा दी कि उस वक्त 9 लाख क्यूसेक में तो सी लेवल गया हमारा 205.60 और इस बार 3.5 लाख क्यूसेक में गया 208.70। अरे हम तो केवल दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इन चीज़ों का सबने सोचना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो। एक और चीज़ बता दीजिए, समय की कमी, अब नांगल चौधरी से, अटेली से, कनीना से, है ना, जी। नारनौल से हेल्थ को लेकर के बहुत सारे लोगों ने लिखा है, और एजुकेशन को लेके डॉक्टर नहीं है तो लेडी डॉक्टर नहीं है। नांगल चौधरी में लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कई इलाके में लिख रहे हैं कि अब ये लिख रहे हैं, अटेली से लिख रहे हैं कि सुंदर भवन बना दिया, डॉक्टर है नहीं, ECG एक्सरे और अल्ट्रासाउंड तक नहीं होता है। देखिए ऐसा है, इस देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक फैसला कि मेरे हर देश के हर छोटे बड़े ज़िले में मेडिकल कॉलेज होगा, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। इस नारनौल का भी लगभग बिल्डिंग तैयार होगी, बहुत जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा। यानी देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज, एम्स पार्ट 2। हाँ, लेकिन मतलब 9 साल हो गए सर, अब 10 साल हो आप जाएंगे। नहीं समझे। मैं कहता हूँ वहीं से तो डॉक्टर बनेंगे, वहीं से तो डॉक्टर। तो मतलब उसके लिए 10 साल अभी और इंतजार देखो करना ऐसा होगा, है, 20 साल नहीं 20 साल क्यों, 5-7 साल तो डॉक्टर बनने में लगी हर जाएगा। मेडिकल एजुकेशन में सीट रिजर्व हैं, कहीं 150 कहीं 200, वहीं से तो डॉक्टर तैयार होंगे। आप क्या सोचते हो कि वो लीबिया से क्रीमिया से आएंगे? वहीं तैयार होंगे और उसके बाद उन डॉक्टरों को, मतलब अभी ऐसे ही चलना है? नहीं, जब तक आपके पास स्टाफ नहीं है तब तो ऐसे ही चलना होगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि डॉक्टर तो आपको लाने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, आप भिवानी से हैं, अभी हाल में पहलवानों का बड़ा शोर शराबा रहा, हालांकि वो मसला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। राजनीतिक तौर पे चूँकि पहलवानों का की राजधानी है भिवानी, अब इसका राजनीतिक तौर पे आप कैसे देखते हैं इसका नफ़ा नुकसान? मैं तो केवल एक बात जानता हूँ, ये सो कॉल्ड जितने भी
एसोसिएशन है आईओ की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और उसके बाद हर प्रदेशों में आप देखते हो कि फेडरेशन है। जितनी भी फेडरेशन हैं आईओ से संबंधित, हमने भी ऊपर कई बार एचआरडी मिनिस्ट्री में लिखा है कि इनके ऊपर सो कार्ड ये बैठ के कोई मठाधीश किसी भी में भी उन सब की बजाय उनको एक नियम बना देना चाहिए, केवल खिलाड़ियों के हाथों में ये दी जाएं, वरना इस प्रकार की शिकायतें पहले भी रहती थी, आज भी हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, हमें बाहर बहुत शर्म आती है। इसका राजनीतिक नुकसान है? भाई आपने सुधार करना पड़ेगा। राजनीतिक नुकसान, फायदा तो अलग चीज़ है। मैं कहता हूँ कुछ एक एसोसिएशन ऐसी हैं, बहुत सी एसोसिएशन अपना चाहता खेल में जाएगा, जो अच्छा प्लेयर है उसका नाम नहीं जाएगा। और मैं हर गेम के बारे में कहना चाहता हूँ, अब समय आ गया, अगर आपने ओलंपिक में ज़्यादा पदक लाने हैं दुनिया के दूसरे देशों की तरह, तो इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ये आज जितनी भी जिसके हाथ में ये रजिस्टर आ गया एसोसिएशन का, फेडरेशन में, ओलंपिक एसोसिएशन का, वही मालिक बन जाता है। ये सिस्टम अब नहीं चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो संसद मार्ग में आपने बात की है, और मैं कांग्रेस के बारे में भी पूछ रहा था, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है। 9-10 साल में भूल जाता आदमी। मतलब आप हैं वैसे वाले जो आप भूल जाएं। बहरहाल टीवी पे इंटरव्यू है तो कई बार नहीं कहना चाहेंगे तो ठीक है, लेकिन धर्मवीर जी ये कह रहे हैं कि इस बार चंडीगढ़ नहीं, सुखना लेक नहीं, दिल्ली ही चलना है, लाल किला ही देखना है और दिल्ली ही पार्लियामेंट पहुंचना है। और यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि अगर पार्टी, चूँकि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी फैसला लेगी कौन कहाँ से लड़ेगा। अब हालांकि भिवानी महेंद्रगढ़ में तो कई तरह के नाम चलते रहते हैं, बीजेपी में भी कुछ दिन पहले सुधा यादव का भी नाम चल रहा था, बहुत सारे नाम है उनका, हालांकि गुड़गांव से भी चल जाता है। तो पार्टी फैसला करेगी कि लड़ाना है कि अगर वो देंगी। लेकिन धर्मवीर जी ये स्पष्ट है, साफ है कि अगर लड़ेंगे तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वो भी भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़ेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पार्टी की सेवा निस्वार्थ तौर पे करेंगे। अब तो शाम नहीं, और किरण चौधरी जी को अब चैन से सोना चाहिए। कह रहे हैं कि तो शाम भी नहीं और किसी से अब कोई 36 का आंकड़ा नहीं, कह रहे हैं 68 साल उम्र हो गई है, अब बहुत कुछ सीख गया हूँ और अब स्थिर होना चाहता हूँ जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और अगले एपिसोड में संसद मार्ग के एक और योद्धा के साथ हम मुखातिब होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इंडिया का नंबर 1 बॉलर बनना मेरा गोल है, पर कोई है जो ऑलरेडी इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनने का अपना गोल पूरा कर चुका है। मेरी अपनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इनको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ने इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया है। मेरी यूनिवर्सिटी मेरी शान। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। जब कहा गया देश में सोलर पावर सफल नहीं हो सकता, तो हमने सुना नहीं, उसे सफल कर दिखाया। बोला कोने कोने तक बिजली पहुंचाना किसी के बस की बात नहीं है, हमने पहुंचा दी। और जब कहा गया देश के एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नहीं हो सकते, तब भी हमने सुना नहीं, कर दिए। मुश्किलों की नहीं सुनते अदानी, हम करके दिखाते हैं। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या झूठ पे से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है झूठ पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत।
मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं। मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ज्योति, अब ये बैग क्यों उठा लिया? मम्मी, मैं जस्सू के घर जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि कल पेपर है ना हमारा। बेटा, ऐसे रोज रोज किसी के घर में बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं होता। उनके माँ बाप क्या सोचेंगे? मम्मी, और मैं करूँ भी क्या? उनके घर वाईफाई है, अपने घर तो स्मार्टफोन भी नहीं है। और आजकल सारा काम मैडम व्हाट्सएप पे ही सेंड करती हैं। आजकल पढ़ाई होती ही मोबाइल पे है, इसलिए जाना पड़ता है मुझे उनके घर। ज्योति बेटा। पापा, गिफ्ट क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लो। ठीक है। वाओ, फोन। पापा, ये फोन आप मेरे लिए लाए? मैं कहाँ ले सकता था बेटा, ये तो पंजाब सरकार ने हमारा फायदा किया। पंजाब सरकार? वो कैसे? जो 600 यूनिट माफ होने के कारण बिजली का बिल 0 आया, वही पैसे बचाकर मैंने अपने पुत्र के लिए मोबाइल ले लिया। पापा जी, ये 0 बिल सिर्फ अपना ही आया या पूरे पंजाब का आया है? सरदार भगवंत सिंह मान ने पूरे पंजाब को ये तोहफा दिया। 1 साल पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और पंजाब के लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी की। पंजाब में 90% परिवारों को 0 बिजली बिल का लाभ मिला। खबरें जो है सत्ता की दहलीज के पास, हर जानकारी लाएंगे आपके द्वार। गांव देहात से जुड़ी हो बात या कस्बों शहरों का हो सरोकार, गरीब किसानों के हक के साथ व्यापारी और उद्यमियों की भी बात। शिक्षा और खेल में क्या कुछ खास, स्कूल कॉलेजों को लेकर साथ, आम जनता से जुड़े फैसले हो या कर्मचारियों का पक्का हिसाब, महामारी से जंग आर पार, मंत्री विधायकों से सीधी बात, मिलेगी नौकरी, मिलेगा रोजगार, आपकी उम्मीदों का हर समाचार जनता सरकार। देखिए सोमवार से रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। दुनिया भर में भारत अपनी पुरानी संस्कृति के लिए जाना जाता है और इसके अलावा देश में कई ऐसी रहस्यमयी जगह भी हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई हैं। इन्हीं में से एक है बिहार में स्थित सोन भंडार गुफा। सोन भंडार गुफा, जिसमें छिपे खजाने को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ सका। सोन भंडार गुफाएं 3री या 4थी शताब्दी के समय की प्रतीत होती हैं और कहा जाता है कि इस गुफा में वर्षों पुराना खजाना छिपा हुआ है। गुफा में जिस जगह पर सोने का भंडार है वो एक बड़ी चट्टान से ढका है, जिसे कई बार हटाने या फिर तोड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन इस रहस्यमय दरवाजे को आज तक कोई भी नहीं खोल पाया। गुफा की दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसी में सोन गुफा भंडार के खजाने का रहस्य है, लेकिन वो किस भाषा में है उस पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। माना जाता है कि जो भी शिलालेख को पढ़ लेगा वो खजाने तक पहुंच जाएगा। शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। 2023 में पहले ही किंग खान अपनी फिल्म पठान से लोगों को अपना दीवाना बना ही चुके हैं, लेकिन शाहरुख की फिल्म जवान में क्या अलग और क्या खास होने वाला है ये हम आपको बताएंगे। फिल्म जवान VFX बेस्ड फिल्म होने वाली है, जिसमें शाहरुख के अलावा साउथ की अदाकारा नयनतारा, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण नजर आएंगी और इतिहास गवाह है कि जब जब दीपिका और शाहरुख एक साथ आते हैं तब तब फिल्म फैंस को बेहद पसंद आती है।
बात की जाए फिल्म की तो फिल्म जवान का ट्रेलर ही एक्शन से शुरू होता है, जिसमें शाहरुख अपनी मां को किया वादा पूरा करते हुए नजर आएंगे। यही नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण भी एक्शन करती दिखेंगी। फिल्म में शाहरुख अपने फिजिक से फैंस का दिल भी जीतते नजर आएंगे, तो वहीं नयनतारा शाहरुख के साथ रोमांस करते हुए। यही नहीं बल्कि जिस तरह से फिल्म का डायलॉग है कि किंग खान जब विलन के रोल में नजर आते हैं तो कोई भी हीरो उनके सामने टिक नहीं पाता। ये तो 7 सितंबर को ही पता चलेगा कि शाहरुख का विलन रोल फैंस को कितना भाता है। विश्व कप 2023 भारत में खेला तो जाने